अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सन्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जैसे कि हमने एक हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप है अपने ऑफिस में, हमने उसे घर पे यूज़ करने के लिए किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दिया, लेकिन उसके ऊपर ITC अवेल कर लिया गया है, वो ऑफिस पर्पज़ यूज़ के लिए था, लेकिन हमने उसे किस पे यूज़ किया, घर में यूज़ किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसेशन ऑफ बिजनेस गुड्स इन स्टॉक डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, अगर हमारा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको भी हमने क्या मान लिया है, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें भी 3 केस हैं, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सन्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। कोई भी काम हमने नॉन बिजनेस पर्पज के लिए किया है तो वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम पैरा 5 पढ़ेंगे, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरा नंबर 2 में। अब हम पैरा नंबर 5 के ए में है लैंड एंड बिल्डिंग, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एक्सेप्ट एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अगर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। जैसे कि आप किसी कंपनी का कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर बनाते हैं तो वो भी आप IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। एग्रीइंग to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act। जैसे कि आपको एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जैसे कि आप अपने एरिया में क्या है, केबल ऑपरेटर है, आप एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो आपके एरिया में जितने केबल ऑपरेटर हैं आप अपने एरिया के केबल ऑपरेटर हैं, आप एक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो आपके एरिया में कोई भी केबल ऑपरेटर ना बने। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फ्रॉम एनी पर्पस, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स हमने 5F ऑलरेडी पढ़ लिया, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। पैरा 6 कंपोजिट सप्लाई। अब स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई होती है और नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई होती है। स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है, रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, रिलेटेड टू मूवेबल है तो सेक्शन 8 में डिफाइन है। पैरा 7 में लास्ट एंट्री है, अनइनकॉर्पोरेट या AOP या BOI सप्लाई करते हैं किसको, मेंबर को, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये हमने कल जो पढ़ा था मैंने उसको समरी में डिफाइन किया है। जैसे 7.1 में ओल्ड गुड्स है, सर्विसेज विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो वो क्या होगी, सप्लाई। 7.1B में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन वेदर FOB और नॉट, सप्लाई। पैरा 7.1C में क्या था, 4 पैराग्राफ है। पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ITC अवेल्ड, सप्लाई। पैरा 2 में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, रिलेटेड पार्टी और डेस्टिनेट पर्सन प्लस फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। पैरा 4 में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस बाय AP या RP रिलेटेड पार्टी प्लस फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो ये क्या है, सप्लाई। अब इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, वो अब हमने डिस्क्रिमिनेट करा है 7.1A में। पैरा 1 में हमने 3 एंट्री देखी थी, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पैरा 2 में हमने 2 देखा था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लैंड एंड बिल्डिंग। पैरा 3 में हमने सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखा, जॉब वर्कर वाला। पैरा 4 में हमने 3 एंट्री देखी, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस एसेट्स वाला। पैरा 5 में हमने 6 एंट्री देखी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है जो कि सारी। पैरा 6 में हमने 2 एंट्री देखी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरा 7 में हमने 1 एंट्री देखी है, सप्लाई ऑफ गुड्स की। सप्लाई ऑफ गुड्स केवल 5 जगह है, पैरा 1 में
1 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। शेड्यूल थर्ड, अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में क्या आती है? नेगेटिव लिस्ट। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई एम्प्लॉय अपने बिजनेस अगर कोई एम्प्लॉई कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। बट अगर वो आउटसाइड द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स करता है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर जो भी लॉ बनाए हुए हैं हमारे लिए, ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, उसमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, तो ये सब भी सप्लाई नहीं मानी जाती है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल, अगर कोई आदमी के अंतिम संस्कार में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानते हैं, तो वो भी उस पर भी GST नहीं लगता है। जैसे इसमें क्या क्या आ गया? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, और अंतिम संस्कार में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सेल ऑफ लैंड बट सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B of Schedule 2, sale of building. Actionable claim other than lottery, betting and gambling. Out and out supplies. Out and out supply मतलब क्या है? Supply of goods from a place in the non-taxable territory to another non-taxable territory without such goods entering into India. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया ये USA, ये चाइना से गुड्स परचेज करती है, बट उसे इंडिया में लाने से पहले ही एक USA को ही बोल देती है डायरेक्ट सप्लाई कर दे किसको? चाइना को। मतलब परचेज इंडियन में की, इंडिया की किसी कंपनी ने किया, लेकिन उसको डायरेक्ट सेल कहाँ पे किया गया है? चाइना। तो ये गुड्स टैक्सेबल टेरिटरी हमारी क्या है? इंडिया। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? जो आउटसाइड इंडिया जो भी हमारी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो USA से सीधे चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो इस केस में भी ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेम ऐसे ही 8 पॉइंट भी है। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट पे ऐसे ये सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। जैसे कि हमने कोई USA से परचेज़ किया, ए लिमिटेड ने, अब वेयर हाउस पे गुड आया है, ये वेयर हाउस पर गुड्स है, इसका वेयर हाउस पे गुड्स आते ही ये ए लिमिटेड इस गुड्स को किसको भेज देता है? बी लिमिटेड को। पर जो एग्रीमेंट है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में, ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है हमारा कंसाइनी अगर USA से पोर्ट हुआ गुड्स, इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ही ये क्या करता है? इस गुड्स को किसी और को सेल कर देता है, ठीक है? तो ये जो इन दोनों के बीच में है, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको? किसी और को दे दिया। आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शंस। 8 पॉइंट है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में टैक्स रेट क्या होगा? कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट क्या होगा? कंपोजिट सप्लाई वो होता है कॉम्प्रोमाइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज़ ए प्रिंसिपल सप्लाई। वन ऑफ विच क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? ये कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल होती है, दो से अधिक चीज़ें, जैसे कि फ़ोन के साथ चार्जर भी मिलता है, फ़ोन के बिना चार्जर, फ़ोन और चार्जर एक साथ ही मिलते हैं।
फ़ोन की सप्लाई करेंगे तो उन्हें चार्जर की सप्लाई भी करनी ही पड़ेगी, तो वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, कैसे ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई यानी फ़ोन के जो टैक्स लगाएंगे वो टैक्स रेट किसका लगाएंगे, फ़ोन का लगाएंगे, ना कि चार्जर का, फुल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट। जैसे कि हमारा फ़ोन है 1 लाख का, उसके साथ जो चार्जर है वो 5000 का है, तो उस पर जो अगर 5000 का चार्जर हम अलग से लेते हैं तो उस पर टैक्स रेट लगता है, मान लेते हैं 9%। इस पर जो टैक्स रेट है मान लेते हैं 18% लग रहा है। तो अगर हम फुल अमाउंट कितना है, 1,05,000। अब इस फुल लाख की क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, इस फुल रेट पे क्या टैक्स लगाएंगे, प्रिंसिपल का टैक्स रेट लगाएंगे, कितना, 18%। ऐसे ही क्या है, मिक्स सप्लाई में किसका करेंगे, लगाएंगे, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स सप्लाई होगा। जैसे कि हमने AC प्लस AC के साथ हम क्या बेच रहे हैं, प्रेस बेच रहे हैं, AC एंड प्रेस का बंडल किया है हमने। प्रेस पे जो टैक्स रेट, AC पे जो टैक्स रेट है हम मान रहे हैं केवल 5% है, इस पे जो टैक्स रेट है 18% है। इसका चाहे अमाउंट अलग अलग हो, लेकिन जो हम टैक्स रेट लगाएंगे वो क्या लेंगे, हाईएस्ट वाला लगाएंगे। ये नेचुरली बंडल नहीं होते, इनको जानबूझ के बस बंडल किया जाता है सेल के लिए, जो ऑफर वगैरह दिए जाते हैं उसमें इंक्लूड होता है ये। A composite supply comprising 2 or more supply, one of which is a principal supply and shall be treated as supply of such principal supply. A mixed supply comprising of 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attract highest rate of tax. टिप्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम। पहले हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, देन डीम्ड सप्लाई क्या क्या होती है, शेड्यूल 1 में हमने जाना। शेड्यूल 2 में हमने एक्टिविटीज़ कैसे डिफाइन करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, सप्लाई ऑफ गुड्स में। इसमें हमने 7 पैराग्राफ देखे। अब ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। शेड्यूल 3 में हमने नेगेटिव लिस्ट देखी है। नेगेटिव लिस्ट एम्प्लॉय अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस के अलावा अगर करता है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। सेकंड में हमने देखा कि अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये सब अगर किसी के अंतिम संस्कार में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेम, आउट एंड आउट सप्लाईज हो गया। वेयर हाउस से होम कंजप्शन से पहले ही गुड्स को अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है तो। और फिर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई।